Now we will discuss another problem which is called block problem. अब देखिए, अगर हमारे पास ब्लॉक्स, जनरली वी टेक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स कैसे लेते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स लेंगे हम लोग। तो अगर मैं सपोज कीजिए दो ब्लॉक्स ले रहा हूं, वन ब्लॉक इज मास m1 and another block is of mass m2. I have taken these two blocks. तो इस ब्लॉक की लेंथ a है और इस ब्लॉक की लेंथ b है। सपोज मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकालना चाहता हूं, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं। तो ये सिस्टम रेस्ट पे है और इसके पास जो एनर्जी होगी that will be in the form of potential energy. That energy will be in the form of potential energy. So जो potential energy होगी that will be equal to potential energy possessed by this block plus potential energy possessed by M2. So potential energy total will be equal to potential energy possessed by block 1 plus potential energy possessed by block 2. So आप देखिए बेटे, this will be equal to m1g into a by 2. अब ये a by 2 क्यों लिया हमने? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली मिडल में लाई करेगा, यानी इसकी अगर हाइट a है तो इसका सेंटर ऑफ मास a by 2 पे लाई करेगा और इसका सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए तो b लेंथ के मिडल में लाई करेगा। तो वो कितना होगा? b by 2। अब आप देखिए बेटा, अगर इसको पॉइंट मास ट्रीट करते हो, इस पूरे ब्लॉक को पॉइंट मास ट्रीट करते हो, तो इसका सारा मास कहां पे है? यहां पे। इसका टोटल मास यहां पे है और कितनी हाइट पर है? a by 2। तो हम इस ग्राउंड को मान लेते हैं क्या? रेफरेंस। We treat this as a reference level. So आप देखिए m1 into g into a by 2. This is the potential energy possessed by this m1. अब सेकंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अब हमने। तो ये देखिए ये कितना है बेटे? m2g रेफरेंस लेवल से ये कितनी हाइट पर है? देखिए बेटा a हाइट ये हो गई और a और ये b by 2, तो ये कितनी होगी? a प्लस b by 2, m2g इंटू a प्लस b by 2, m2g इंटू a प्लस b by 2। तो आप यहां से देखिए, इसको मैं फर्दर लिखूंगा m1g a by 2 प्लस m2ga प्लस m2g b by 2। इसको बेटे मैंने खोल के लिखा है और कुछ नहीं। तो अब आप देखिए इसमें दोनों में g और a कॉमन है, तो इसको देखिए कैसे लिख सकता हूं? m1 by 2 प्लस क्या चीज? m2 इंटू m1 by 2 प्लस m2 इंटू g इंटू a प्लस क्या चीज? m2g इंटू b by 2। सो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर ब्लॉक सिस्टम की। इतनी एनर्जी इसके पास दिस सिस्टम इज पोजेसिंग। अब आप देखिए बेटे, नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन एक्सटेंड दिस टू दिस प्रॉब्लम टू 3 ब्लॉक्स। दैट मीन्स 3 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। तो अगर मैं 3 ब्लॉक्स प्लेस कर रहा हूं वन अबव द अदर, तो वो किस तरह से बेटे? m1 m2 m3. Let us say height of this block is a, this block is b, this block is c. So this becomes our reference. So reference level is this. Now
देखिए बेटे, अगर आप अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल, एज अर्लियर वी हैव डन, ये पॉइंट मास ट्रीट करें तो ये ग्राउंड से कितना हो गया बेटा, a/2 हाइट पर। तो इसके पास कितनी पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 3। सो दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू जी इंटू a/2। ये होगी किसकी, इस वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इस m2 वाले की पोटेंशियल एनर्जी देखिए, प्लस m2 इंटू जी प्लस m2 इंटू जी इंटू, अब ये पॉइंट मास ग्राउंड से कितना ऊपर है, एक तो a हो गया और प्लस b/2, तो a प्लस b/2 प्लस बेटे ये वाला मास अब ग्राउंड से कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c/2, हाइट इसकी ये हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड, बिकॉज दिस इज द पॉइंट मास, बिकॉज अगर पॉइंट मास कंसीडर किया जाए तो ये यहां से यहां c/2। तो आप देखिए प्लस m3 इंटू जी इंटू a प्लस b प्लस c/2। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखिए बेटे ए जी, हम पहली टर्म्स में से ए जी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, m1/2 प्लस m2 प्लस m3 इंटू GA प्लस बेटे नेक्स्ट इसमें देखिए m2/2 प्लस m3 GB प्लस लास्टली C की टर्म यहीं पे आ रही है, तो m3/2 इंटू G इंटू C। सो दिस इज ए ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, ब्लॉक प्रॉब्लम इसे कहते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है ये पर्टिकुलर सिस्टम, जिसमें कि 3 मासेस हैं, वन अबव द अदर। अब आप 4 मासेस इमेजिन कर सकते हैं, 5 मासेस एक के ऊपर एक इमेजिन कर सकते हैं, तो यू कैन इंक्रीज द मासेस एज यू फील लाइक, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 4 प्रॉब्लम तक भी, 4 ब्लॉक प्रॉब्लम तक की भी। तो अब आप देखिए ये हमने डिस्कस की ब्लॉक प्रॉब्लम, तो बेटे इसकी एक प्रैक्टिकल वैल्यूज लेके, ब्लॉक प्रॉब्लम की एक प्रैक्टिकल वैल्यूज लेके वी विल नाउ सॉल्व सपोज कीजिए दिस इज 10 kg, दिस इज लेट्स से 20, this is let's say 30. The height of this is 2 meter, 4 meter, 6 meter. So we want to find out the total energy in joules in this particular situation. तो masses 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो और हाइट्स ये दे रखी हैं, तो इस सिस्टम की हम टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेट्स से यू आर गिवन दैट G इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी टेक G वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए बेटे नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 3। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब ये 10 किलो कहाँ एक्ट करेगा, 1 मीटर हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड, सो 10 इंटू जी इंटू 1 प्लस, अब 20 की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 20 इंटू जी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर आएगा
और ग्राउंड से 2 मीटर, पहले ही यहाँ से 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, 4 मीटर हो गया, प्लस 30 इंटू जी इंटू 6 मीटर तो ये हो गया और 3 और आ गया, 9 मीटर। ये कितना हो गया बेटे? 100 प्लस 200 इंटू 4, 800 प्लस 300 इंटू 9, 2700। सो आप देखिए बेटे, ये 900 प्लस 2700, दिस इज हाउ मच? 3600 जूल्स। सो जो इन ब्लॉक्स की टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 3600 जूल्स। Now what is power? पावर क्या होती है? Rate of doing work. Power is defined as rate of doing work. बेटे दो आदमी हैं, एक बहुत कम एनर्जी स्पेंड करके बहुत जल्दी काम कर देता है, दूसरा आदमी है बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और बहुत कम काम करता है। एक आदमी है बेटे, he does a lot of work in very small time. एक आदमी है, he does very small work in very large time. टाइम तो बहुत ज्यादा लगा देता है लेकिन आउटपुट नील। ठीक है, तो ये दो सिचुएशंस हैं अलग अलग। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें पावर का फर्क है बेटे। पावर की बेसिक डेफिनेशन ही है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं फिजिक्स में वर्क डन अपॉन टाइम, और यू कैन से इट एज एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम, अगर वर्क हो ज्यादा और टाइम लगे कम, वर्क हो ज्यादा और टाइम लगे कम, देन वी कॉल दिस एज दैट द पावर इज, वर्क करे ज्यादा और टाइम लगे कम तो पावर इज मोर, वर्क कम टाइम ज्यादा, पावर इज लेस। सो पावर इज डिफाइंड एज rate of doing work, at what rate the work is getting done. अब देखिए बेटे, यहां से हम पावर के लिए एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, सो अपॉन टी कर देंगे यदि आप, तो ये क्या हो गई? पावर। वर्क की वैल्यू रखी है यहां पे, तो आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? दिस इज वेलोसिटी। तो आप देखिए बेटे, पावर कितनी हो गई? दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो दैट मीन्स power can be also written as Fv into cos of theta. Power can be written as Fv into cos of theta. Now what are the units of power? What are the units of power? देखिए बेटे, वर्क डन होता है जूल में, वर्क डन होता है जूल में, और टाइम होता है सेकंड्स में। तो जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। 1 watt of power is said to be possessed when a engine does 1 joule of work in 1 second. यदि एक इंजन 1 जूल काम करे 1 सेकंड में, then we say the power is 1 watt. Now
1 kilowatt is equal to 1000 watts. 1 kilowatt is 1000 watts, or 1 kilowatt hour is called the commercial unit. ऑफ एनर्जी। देखिए बेटे, पुराने सिस्टम में हम जो पावर होती थी उसको हॉर्स पावर में कहते थे, यूनिट थी हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। एक जो 1 हॉर्स पावर जो होती है दैट इज 746 वाट। अब आप देखिए बेटे, पावर पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो पावर पे आती है दैट इज वाटर पंपिंग प्रॉब्लम। ये जो वाटर पंपिंग प्रॉब्लम है ये भी कुछ हद तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी लिंक करती है। दिस आल्सो लिंक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा डिटेल में आपके साथ। देखिए, अब आजकल जो टाइम है वो ये है कि बड़े शहरों में ज़मीनें रह गई कम, तो क्या हो गया है कि जगह जगह पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन रही हैं। सो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, क्योंकि ज़मीन नहीं रहेगी तो आदमी आसमान छुएगा, और क्या हो रहा है कि धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही है बड़े बड़े शहरों में, और वहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बेटा मैं भी ले रहा हूँ आपके साथ में, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले ली मैंने। अब यहाँ बेटे आप बैठे हैं, ये आपको सब क्या करें, नीचे के सारे बेटे फ्लैट बिक चुके थे, आपको टॉप फ्लोर वाला फ्लैट मिला। ये फ्लोर नंबर है 8। खैर घबराइएगा नहीं, लिफ्ट लगी हुई है। तो फ्लोर नंबर 8 है आपका, और ये पानी का टैंक लगा हुआ है बेटे टॉप पे, वाटर टैंक। ये पानी की टंकी है। अब म्युनिसिपैलिटी वाले पानी दे रहे हैं बेटे, आपको पता ही है बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही पानी देती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानी दे रही है बेटे। ये पानी का यहाँ पे हमारी सोसाइटी ने संप बना रखा है नीचे। यहाँ पे अब पानी का इतना प्रेशर तो है नहीं कि वो 8 फ्लोर तक चढ़ जाए। तो अगर मान लो आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या है, पानी पहुंचेगा ही नहीं। नीचे वाले फ्लोर वालों को जब ताज़ा पानी आएगा वो भर लेंगे, और बेचारे ये जो बैठा है, आप बैठे हैं यहाँ पे 8 फ्लोर पे, पानी नहीं। आप नीचे आ रहे हैं, काहे का बड़ा शहर हुआ आपके लिए, काहे की डेवलपमेंट हुई, आप तो वहीं हैं। आप तो फिर अपनी बाल्टी लेके कहोगे यार, ग्राउंड फ्लोर वाले से रिक्वेस्ट करोगे, पानी यार मुझे 2 बाल्टी चाहिए नहाने के लिए। तो अब देखिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी क्या है कि हम बिल्डिंग में एक सम्प बना देते हैं। वहां सम्प में क्या है, जब पानी आएगा तो यहां तो इकट्ठा होने में पानी को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो बहुत बड़ा सारा सम्प बना दिया, सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब ये पानी को पंप करने के लिए हमारे पास एक पंप लगा सकते हैं, हम एक पंप स्टेशन बना सकते हैं। ये बना दिया बेटा मैंने एक पंप स्टेशन। अब इस पंप स्टेशन के साथ यहां से पानी ये उठाएगा और यहां लाइनें लगा दी, और ये लाइन लगा के यहां पे हमारे वाटर टैंक को फिलअप करता जाएगा, और ये वाटर टैंक भरता चला जाएगा पानी से, और फिर आपकी टूटी में भी पानी आएगा। अब इस प्रोसेस में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दी पंप। वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग दी पंप। पंप ने कुछ मास पानी यहां पे पंप किया है, इस हाइट तक पहुंचाया है।
तो बेटा देखो इस पानी का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो हमारे पंप ने कितना पानी उठाया है, यहां से लेके इस हाइट तक पानी पहुंचाया है, और ये टोटल मास पानी यहां से यहां तक पहुंचाया है। तो m इज द मास ऑफ वाटर पंप्ड, मास ऑफ वाटर पंप्ड। ये पंप क्या खाता है, आलू प्याज या बिजली, ये बिजली खाता है बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये जो पंप है इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आलू या प्याज नहीं खाता, इट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, वो क्या जो इसने वर्क किया और जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करे, अगर वो दोनों सेम हो जाएं, यानी कि जो इसने आउटपुट पावर दी और जो इसको इनपुट पावर दी, इनपुट पावर क्या है बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट पावर क्या है, जो इसने इसको एच हाइट रेज कर दिया। तो अगर ये दोनों एनर्जीज, ये दोनों पावर कैसी हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब पंप 100% एफिशिएंट हो गया। भाई ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिकल पावर दी उतना ही इसने आउटपुट रिजल्ट आपको दे दिया, लेकिन नॉर्मली आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। पंप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा खाता है और आउटपुट वर्क कम करके देता है। सो हम ये कहते हैं कि एक पंप 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। सो आप देखिए दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैन वेरी, भाई कोई पंप ऐसा भी हो सकता है जो 80% एफिशिएंट हो, कोई पंप ऐसा भी हो सकता है जो 60% ही एफिशिएंट हो। तो अगर आपको ये पता है कि आपने पानी यहां से यहां तक उठाना था, तो यानी कि यू नो हाउ मच ऑफ वर्क इज गेटिंग डन, वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड वाटर। तो बेटा आउटपुट पावर आप इजीली निकाल सकते हैं, ये मैं जरा रब कर दूंगा थोड़ा सा, यहां पे आउटपुट पावर लिखूंगा। आउटपुट पावर क्या होती है बेटे, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, mgh upon t, where t is the time in which the water is getting pumped। तो ये क्या होगी, ये बेटे आउटपुट पावर होगी। तो अगर आप आउटपुट पावर आपको पता हो और पंप की यदि आपको एफिशिएंसी दी हो, यदि आपको पंप की एफिशिएंसी पता हो, तो देन यू कैन स्पेसिफाई व्हाट इज द इनपुट पावर। सो देखिए इनपुट पावर इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल पावर दैट यू हैव सप्लाइड। So input power is equal to output power, that is mgh upon t into efficiency। हमेशा इनपुट पावर इज मोर देन दी आउटपुट पावर। अब बेटे देखिए इस पे हम एक प्रॉब्लम लेंगे, we'll discuss a small problem on this particular concept only। A pump set consumes 200 kilowatt of electrical power a pump set consumes 200 kilowatt of electrical power and pumps 100 kg of water and pumps 100 kg of water through a height of 5 meter, through a height of 5 meter, then find the efficiency
of the pump. Considering that 100 kg of water is pumped in 2 hours. अब आप देखिए बेटे, एक पंप सेट 200 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है और 100 किलो पानी 5 मीटर हाइट पे पंप करता है, और कितने टाइम में? 2 घंटे में। तो हमने पता करना है एफिशिएंसी। सो देखिए बेटे, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए वी नीड आउटपुट पावर। सो आउटपुट पावर निकाल लीजिए। आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू 100 इंटू जी। जी कितना है बेटे? लेट्स से वी टेक जी एस 10 into H. This is potential energy stored inside water upon time. Time is 2 hours. So 2 hours into 3600 these many seconds. So ये बेटे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 25 by 36 watts. This much is the output power. तो बेटे अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आई विल सॉल्व फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी है बेटे? 25 अपॉन 36, और इनपुट पावर कितनी है? 200 किलोवाट्स। So 200 kilowatts means 200 into 10 की पावर 3 into what? 100. This is what? Percentage. This is what? Percentage. So this will be equal to what? अब देखिए 25 4s are 100, तो ये आ जाएगा 25 8, ये फैक्टर आ गया, और ये 100 यहाँ पे रह गया। तो आपके पास क्या आ गया? एफिशिएंसी इन परसेंटेज विल बी 1/36 into 80, दिस मच परसेंटेज। सो दिस इज वेरी स्मॉल, यानी कि ये पंप कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसकी एफिशिएंसी ही डेसिमल में आ रही है। ऐसा पंप हम कभी भी, वी विल नॉट प्रेफर सच ए पंप। तो ये बेटे हमने पंप सेट की एफिशिएंसी देखी। अब इसी में क्वेश्चन ट्विस्ट होके भी हमको आ सकता है। वो क्वेश्चन का नेचर कैसा है वो भी देखते हैं बेटे। ए पंप सेट pumps water, pumps 100 kg of water, 100 kg of water to the top of a 20-meter tall building. In 4 hours. If the pump is 80% efficient, then what is the input electrical power to the pump? So देखिए बेटे,
एक पंप सेट 100 किलो पानी उठा देता है 20 मीटर टॉल बिल्डिंग में, 20 मीटर टॉल हाइट तक इतना पानी उठा देता है, और कितने टाइम में? 4 घंटे में। पंप की एफिशिएंसी हमको 80% दे रखी है, और हमें पता करना है कि पंप को इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट कितनी दी गई। तो देखिए बेटे, आप आउटपुट पावर निकाल सकते हैं वेरी इजीली। आउटपुट पावर क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू mgh अपॉन टाइम। m कितना है बेटे? 100, g कितना है? 10, और h कितना है? 20, टाइम कितना है? 4 इंटू 36 100। इसमें बेटे कटिंग वगैरह कर लेंगे, ये हो गया ये 4 5 20, so this is 2 5 10, 2 18 are, so ये कितना हो गया बेटे? 25/18 वाट, 25/18 वाट। so efficiency, so input power बेटे, input power as you know is equal to output power अपॉन क्या चीज? एफिशिएंसी। So output power is 25/18 watts अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है बेटे? 80/100। So this will be equal to 25/18 into बेटे 100 अपॉन 80। So 125/72 is the input power. This is the input power. So बेटे ये देखिए, ये हमने वाटर पंपिंग प्रॉब्लम पे 2 प्रॉब्लम्स करी और डिस्कस कर लिया टोटली किस तरह की इस पे प्रॉब्लम्स बेस्ड हमें आती हैं। So they are basically based upon the efficiency of the pump. Now there is one peculiar problem of potential energy. There is one peculiar problem of potential energy. ये डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। देखिए बेटे, एक टैंक है हमारे पास, वाटर टैंक। अगेन इट इज बेस्ड अपॉन वाटर टैंक ओनली, इस तरह से। अब अगर ये टैंक में बेटे इसकी डायमेंशंस हमें दी हुई हैं, now the dimensions of the tank are given to us. Suppose this is 20, this is 15, this is 10, और ये टैंक पूरा का पूरा पानी से भर रखा है हमने। अब बेटे आपको ये पता है, अगर इसमें थोड़ा सा छेद करें तो सारा पानी बाहर आ जाता है, बिकॉज द वाटर स्टोर्ड इनसाइड इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ये पता करना है कि ये जो पानी इसके अंदर है, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। वी वांट टू नो दैट। तो बेटा देखो, ये हमें नोट करने के लिए वी शुड नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम इस टैंक में कितना पानी है वो निकाल सकते हैं। द मास ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक वी कैन फाइंड आउट। सो मास ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक विल बी इक्वल टू, क्योंकि टैंक पूरा भरा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम कितनी होगी बेटे? व्हाट इज वॉल्यूम? 20 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 1000। दिस इज द मास ऑफ वाटर दैट इज इनसाइड। सो बेटा अब इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये सारा मास एक पॉइंट पे कंसीडर किया जाए तो वो कहां होगा? इसके एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे।
इसका इसके मिडल में आएगा सेंटर ऑफ मास, यहां पे सारा ये वाला मास कंसंट्रेटेड है। तो इसका मतलब है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो, ये एक बेस से कितना ऊंचा हो गया, 5 मीटर ऊपर हो गया। तो यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे, दैट विल बी mg इनटू हाइट कितनी लेंगे आप, 5 मीटर। सो ये बेटे आपके पास है, मास इज 20 इंटू 15 इंटू 10, वेल 4 zeros into g is 10 into 5. These many joules is the potential energy possessed by the water that is present in this particular tank. Now another important application of work, power and energy we will be discussing today, that is we call it as a ballistic pendulum. Now this application is also based upon the conservation of energy. This is based upon conservation of energy. Supposing हमारे पास कोई इस तरह का वुडन पेंडुलम है, let us say we are having a wooden pendulum like this, और बेटा इस वुडन पेंडुलम का मास है बड़ा M, इस पर हमने एक स्मॉल m मास की बुलेट फायर की, और ये बुलेट स्मॉल v वेलोसिटी से चल रही थी। अब ये जाकर इस पे स्ट्राइक करती है और इसके अंदर एम्बेड हो जाती है, it gets embedded inside this and it strikes it and get embedded inside it, और उसके बाद क्या होता है, ये पेंडुलम कुछ हाइट गेन कर लेता है। नाउ ये वी वांट टू फाइंड आउट कि ये इस लेवल से कितनी हाइट गेन करता है। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं कि जब ये बुलेट इस पे स्ट्राइक की और उसके बाद ये पेंडुलम ऊपर उठ गया, तो ये कितना ऊपर उठा है अपनी इनिशियल पोजीशन से। वी वांट टू नोट दिस। तो इसको नोट करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां थी सिस्टम की, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पे सिस्टम ने गेन की, क्योंकि यहां पे वो रेस्ट पे आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई है। तो अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यहां पे वेलोसिटी कितनी है। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंडुलम एट दिस पोजीशन। इसको निकालने के लिए वी यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस पेंडुलम बॉब इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट प्लस दिस बॉब। अब देखिए यह हम निकाल सकते हैं कैसे, m इंटू वी इज द इनिशियल मोमेंटम प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, जब ये बाद में इसमें एम्बेड हो गई बुलेट, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू m प्लस बड़ा m इंटू बड़ा v। लेट अस से v इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आफ्टर द कोलिजन टेक्स प्लेस। तो देखिए बेटा यहां से बड़ा v किसके बराबर आ गया, mv ओवर m प्लस m। This is the velocity of the bullet and the bob after the collision has taken place. अब आप देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी मीन पे, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, एंड यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट दिस h। तो देखिए बेटा हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g इंटू h। अब आप देखिए बेटे ये v स्क्वायर की जगह पे आई कैन पुट दिस वैल्यू, ये m प्लस m इससे काट दिया, और ये बड़ा v स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बेटे कितना, m स्क्वायर v स्क्वायर बटा
m plus m whole square into 2, that is equal to g into h. This implies that h is equal to m square v square 2 times so this is the height gained by the bullet and the pendulum after the collision has taken place. Now बेटे अब हम करेंगे कुछ selected questions जो अभी तक हमने concepts discuss किए हैं work power energy में, उस पे based कुछ selected questions अब मैं आपके साथ discuss करूंगा. Problem number 1. A box is dragged across a floor by a rope which makes an angle of 45 degree with the horizontal. The tension in the rope is 100 Newton while the box is dragged 10 meter. Find the work done. So देखिए बेटे सिंपल क्वेश्चन है, 100 न्यूटन की टेंशन है रोप में और 45 डिग्री का एंगल है विद दी हॉरिजॉन्टल, और बेटे कितना ड्रैग कर रहे हो आप इसको, 10 मीटर ड्रैग कर रहे हो. तो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू बेटे टेंशन डिस्टेंस कॉस ऑफ 45. सो दिस इज टेंशन इज 100, डिस्टेंस इज 10, cos of 45 is 1 by root 2. ये अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो दिस कम्स आउट टू बी 707.1 जूल्स. 707.1 जूल. सिंपल क्वेश्चन था बेटे. हमारे पास एक ब्लॉक था इसमें और उसको कितने एंगल पे धागे से पुल किया जाता था और धागे में टेंशन T थी और वो टेंशन थी आपके पास 100 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पे पुल कर रहे थे आप. ठीक है बेटे. सेकंड क्वेश्चन, when a spring is stretched by a distance x, it exerts a force given by F is equal to minus 5x minus 16x cube Newton. Find the work done when the spring
is stretched from so देखिए when a spring is stretched by a distance x, it exerts a force that is given by minus 5x minus 16x cube Newton. Find the work done when the spring is stretched from point 1 to point 2 meter. That means हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है x इक्वल टू पॉइंट 1 टू x इक्वल टू पॉइंट 2 और जो हमारी फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ में रिलेशनशिप ऐसा है. ये जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप है इट शोज दैट इट इज ए वेरिंग फोर्स. जैसे जैसे x वेरी होता है वैसे वैसे फोर्स वेरी होती है. तो यहाँ पे हमें ये वर्क डन निकालना पड़ेगा बाय ए वेरिंग फोर्स. वर्क डन किसके कारण निकालना पड़ेगा? वेरिंग फोर्स. तो वी विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन. तो इसके लिए देखिए स्मॉल वर्क डन यू नो दैट इज f into dx. Net work done will be obtained by integrating from 0.1 to 0.2. f की वैल्यू डाल देंगे बेटा यहाँ पे. f की वैल्यू कितनी है? माइनस 5x minus 16x cube into dx. So this will be minus 5 into x square over 2 minus 16 into x की पावर 4 बटा 4 की वैल्यू कहां से चेंज कर रही है? 0.1 टू 0.2. अब बेटा इसको फर्दर मैं यहां सॉल्व करूंगा. अपर लिमिट ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट कर लो. ये कितनी हो जाएगी बेटे? माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब यदि आप इसे सॉल्व करते हैं बेटे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.7 इंटू 10 की पावर minus 2 joules. So answer is 8.7 into 10 power minus 2 joules. Next बेटे third question. A child on swing is 1 meter above the ground at the lowest point and 2 meter above the ground at the highest point. Find the horizontal speed. Find the horizontal speed of the child at the lowest point of the swing. जी दे रखा है बेटे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक बच्चा है बेटे और वो एक झूले पे झूल रहा है स्विंग पे, और क्या कहता है इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड एट द लोएस्ट पॉइंट. तो देखो अगर मैं यहाँ पे झूला बनाऊं बेटे
ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया, मीन पोजीशन, इस पे ये बच्चा बैठा है बेटे। अब ये लोवेस्ट पॉइंट पे ग्राउंड से, ये ग्राउंड है बेटा, दिस इज द ग्राउंड, कितनी हाइट पे है, 1 मीटर। आप जानते हैं स्विंग में अब वो क्या होगा, बच्चा जो है वो पीछे जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा बेटे, इट इज लाइक ए पेंडुलम ओनली। अब यहां पे जब बच्चा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, लेट से द एक्सट्रीम पोजीशन, इस पे ग्राउंड से कितनी ऊपर हो गया बच्चा, 2 मीटर ऊपर है। आपसे पूछा गया है कि जब बच्चा मीन पोजीशन पे आता है तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये बेटे एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है, काफी अच्छा सवाल। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ उसने पोटेंशियल एनर्जी बता रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 2 पोजीशंस में। अब हम पता करना चाहते हैं कि इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी। तो आप बेटे रेफरेंस ग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो यू कैन सिलेक्ट द रेफरेंस एट दिस एज दिस पोजीशन आल्सो। अगर आप रेफरेंस इस पे लगाते हो तो जब बच्चा एक्सट्रीम पे जाता है तो इस रेफरेंस से कितना ऊपर चला जाता है, 1 मीटर, 1 मीटर ऊपर चला जाता है। इस पोजीशन पे सिर्फ इसके पास क्या है, पोटेंशियल, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में। जब वो किस पे आता है, मीन पोजीशन पे आता है, तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, मास ऑफ द बच्चा इंटू जी इंटू एच, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो आप यहां से m काट दो बेटे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। हमने क्या पता करना है, हॉरिजॉन्टल स्पीड ही पता करनी है ना। हॉरिजॉन्टल स्पीड v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2g इंटू h। ये h कितना है, ये 1 है बेटे, क्योंकि आपने रेफरेंस इसको लिया है, तो h इज 1, तो रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 1, रूट 20 बेटे। 4 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 16 और 5 का 25। तो अब यहां पे 20 का रूट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.5। आंसर इज 4.5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, two masses of gram and 4 gram are moving with equal linear momenta. Find the ratio of काइनेटिक एनर्जीज। सो बेटे देखो, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। सो आपने काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है, मोमेंटम सेम है, यानी कि लेट अस से मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज p1, मोमेंटम सेकंड बॉडी इज p2, दैट इज इक्वल टू p ओनली, बिकॉज द मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम। लेकिन m1 कितना है, 1 ग्राम बेटे, और m2 कितना है, 4 ग्राम। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी K1 विल बी इक्वल टू p1 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स m1 और K2 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स m2। बेटा ये सेम है, तो अब देखिए K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू m2 upon m1, because the kinetic energies are in inverse ratio of with the masses। तो यहां देखिए बेटा कितना आ जाएगा, ये m2 upon m1 4/1। so the ratio of kinetic energies
is 4:1. Answer is 4:1. Next बेटे problem 5. A bullet fired into a target loses half its velocity after penetrating 60 centimeter. How much further can it penetrate before coming to rest? Before coming to rest. So देखिए बेटे एक बुलेट है, उसको हमने किसी टारगेट में फायर किया और उसने अपनी हाफ वेलोसिटी लूज कर दी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 60 सेंटीमीटर. तो कहता हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट, कितनी और फर्दर निकल जाएगी बुलेट कि बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. अब ये बेटे वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप पे बेस्ड है. आपने जिस भी टारगेट में हिट किया है वो एक रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, किसको, बुलेट को. सो बेटा जो वर्क डन हो रहा है उस रेजिस्टिव फोर्स के कारण दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए जो फोर्स है दैट लेट अस से द रेजिस्टिव फोर्स इज F. सो F रेजिस्टिव फोर्स है बेटे, कितना चला 60 सेंटीमीटर. तो F इंटू एस क्या हो गई, रेजिस्टिव फोर्स. ये नेगेटिव साइन लगना था लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. आई एम एडजस्टिंग द नेगेटिव साइन ऑन द अदर साइड. सो F इंटू 60 इज इक्वल टू हाफ m. लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी वाज v. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इतनी हो गई, लेकिन वो बोल रहा है कि आधी वेलोसिटी वो लूज कर लेती है. तो इसका मतलब जब निकलेगी बुलेट 60 सेंटीमीटर तक पहुंची है तो उसकी वेलोसिटी आधी रह गई. तो इसका मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4 v/2 का होल स्क्वायर. सो ये देखिए बेटे ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3 वी स्क्वायर बाय 4 दैट इज F इंटू 60. अब हमने पता करना है कि फर्दर वो कितना डिस्टेंस चले. बेटे 60 सेंटीमीटर तक चली. देखो ये टारगेट था, इसमें 60 सेंटीमीटर तक चली तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली v थी और उसकी वेलोसिटी कितनी रह गई, आधी. अब वो फर्दर और कितना चल सकती है कि वो रेस्ट पे आ जाए. तो इसका मतलब लेट से वो x फर्दर जा सकती है और तब वो क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी. तो आप देखिए बेटा यहां पे उसकी वेलोसिटी फाइनली लेट से x डिस्टेंस बाद 0 हो जाएगी. तो अब फिर दोबारा से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए. कैसे, F इंटू एक्स इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0 क्योंकि फाइनली तो रेस्ट पे आ गई. अब ऐसा करो इन दोनों को डिवाइड कर दो. आप बेटे दोनों को डिवाइड करोगे तो x बाय 60, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो x बाय 60 इज इक्वल टू, अब ये देखिए बेटे ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4 अपॉन दिस. तो ये आ जाएगा 1/3. इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/3 आ गया. तो आप देखिए बेटे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 60/3 दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो x जो आया डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर, यानी फर्दर 20 सेंटीमीटर चलने के बाद इट विल कम इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट. नाउ बेटे ये हमने कुछ क्वेश्चंस दिखाए मैंने आपको जो कि पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे. अब मैं आपके साथ फर्दर नया आर्टिकल डिस्कस करूंगा. अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की
और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस जो करी वो ग्रेविटेशनल फील्ड में करी, दैट इज वी कॉल इट एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी कैन डिस्कस something else, another type of energy which is called elastic potential energy. We can discuss something which is called as elastic potential energy. Elastic potential energy is based upon the energy possessed by any element due to elastic force. अब देखिए इलास्टिक फोर्सेस किसे कहते हैं बेटे, अगर हम कोई भी स्टील की रॉड ले लें और यदि उसको खींचें, इस पे फोर्स लगा दी, लार्ज फोर्स लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा, ये डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी जो कि इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में रिगेन करवाना चाहती है. सेम इज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्प्रिंग. और स्प्रिंग कौन सा, हेलिकल स्प्रिंग. हेलिकल स्प्रिंग में भी यही रूल है कि यदि आपने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है बाय सम डिस्प्लेसमेंट, बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट हैपेंस, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाती है. और वो रिस्टोरिंग फोर्स मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की थी, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स X. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है तो उसके अंदर क्या कोई एनर्जी भी स्टोर होती है. वी विल जस्ट सी दैट. देखिए बेटे, हमारे पास एक ये गिवन स्प्रिंग है और ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में है इस समय. इट इज इन इट्स ओरिजिनल लेंथ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस फैक्टर K है. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस फैक्टर इज K. आपने बेटे क्या करा, देखिए अगर आपने इसको कुछ स्ट्रेच करना है तो यू नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क. आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा अगर आपने इसको खींचना है. तो जो वर्क आप करते हो स्प्रिंग के ऊपर, दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग. तो आपने मान लीजिए इस पे फोर्स लगाई ऐसे, तो उस फोर्स ने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया कितना, लेट्स से इट हैज स्ट्रेच्ड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस x. तो इनिशियली the extension was 0 and finally the extension is x. अब देखिए जो आपकी अप्लाइड फोर्स है बेटे वो वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है. क्यों, क्योंकि देखिए रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर सेटअप होती है दैट इज माइनस kx. रिस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द स्प्रिंग इज माइनस kx. ठीक है बेटे, और मैग्नीट्यूड कितना है इस फोर्स का, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स X. माइनस जस्ट डिनोट्स कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके ऑपोजिट क्या हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रही है. ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है कि जिस डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो रही है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रही है. तो आप जितना ज्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी और उतनी ही अप्लाइड फोर्स आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि क्या हो, ये स्ट्रेच होता रहे. क्योंकि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स. तो अब आप देखिए बेटे हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, आप जानते हैं जो फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. जैसे जैसे इसकी एक्सटेंशन बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे अप्लाइड फोर्स भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होती जा रही है. तो बेटा आपने अगर वर्क डन निकालना है तो ये केस हो गया बाय वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. दिस इज वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स. सो वी कैलकुलेट स्मॉल वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग बाय ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. तो dw इज इक्वल टू f इंटू dx, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू kx इंटू dx. That is equal to kx into dx. So बेटा देखो the net work done can be obtained by integrating from in the limits x equal to 0, extension changes from 0 to x equal to x, kx into dx. So this will be equal to इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो kx square by 2. So this work done ये कहां चला गया,
स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी stored inside the spring, that is equal to half kx square, where x is the extension from the mean position. अब बेटे ये x extension भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है. स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तब भी जो स्प्रिंग के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. सो बेटा इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम लूंगा आपके साथ और इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे. Potential energy in a spring when stretched by 2 centimeter is u. Find its potential energy, when stretched by 10 centimeters. What is the work done in stretching it from 2 centimeter to 10 centimeter. So देखिए बेटे potential energy in a spring when it is stretched by 2 centimeter is u. Find its potential energy when stretched by 10 centimeters. What is the work done in stretching it from 2 centimeter to 10 centimeter? अब हमने ये करना है. तो देखिए बेटे इसमें आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी u जो है that is equal to half kx square. u is equal to half kx square मतलब u is proportional to, I can say u is proportional to square of extension because u is equal to half kx square. तो इसका मतलब u किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटे 2 के स्क्वायर के 4. अब हमने पोटेंशियल एनर्जी कब निकालनी है जब उसको स्ट्रेच कर दिया हमने बाई 10 सेंटीमीटर. सो बेटा u डैश मान लो उस समय पोटेंशियल एनर्जी, ये u डैश हमने u की टर्म्स में निकालनी है. तो u डैश इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. तो एक्सटेंशन कितनी है अब 10 सेंटीमीटर. तो बेटा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 100. सो इसका मतलब क्या हुआ u डैश, दिस इंप्लाइज u डैश अपॉन u इज 25. इसका मतलब है बेटे पोटेंशियल एनर्जी नाउ इज 25 इंटू u. u dash is equal to 25 into u. This is the potential energy when the spring is stretched by 10 centimeters. And potential energy when the spring is stretched by 2 centimeter is u. तो बेटे आपसे पूछा गया है दूसरे स्टेप में, वो पूछ रहा है, एक आंसर तो आ गया एक पार्ट का. दूसरे स्टेप में वो हमसे क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग कि अगर व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर. तो वर्क डन क्या होगा बेटे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, u डैश माइनस u. u डैश कितना है 25u माइनस u. कितना हो गया बेटे वर्क डन. So work done in stretching the spring is 24 times u.